हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेट नंबर 4 का डिस्कशन देखेंगे 7500 प्लस बुक का। और पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम। और जानते हैं कि तुंगभद्रा नदी है कहाँ? तो ये जो विजयनगर की राजधानी थी, कहाँ? हम्पी। ठीक है। और विजयनगर कौन से नदी पे स्थित है? तो विजयनगर है जो तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। और विजयनगर की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1336 में हरियर और बुक्का के द्वारा। ठीक है, हरियर एवं बुक्का के द्वारा। और इसकी अंत का बात करें तो इसको 1565 में राजस तागड़ी या ताली कोटा का जो जिसे बोलते हैं, इसके द्वारा है जो इसको अंत किया गया था। ब्राह्मण किसके द्वारा? तो बहमनी साम्राज्य के द्वारा। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के द्वारा। और इसके जो यहाँ पे याद रखना है कि जो विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश थे, SSTA। ठीक है, यानी कि सालुवा। तो याद रखना है पहला कौन सा? संगम था। पहला संगम, दूसरा सालुवा, और तीसरा तुलु। और तुलु वंश से ही था कौन? कृष्णदेव राय था। और चौथा क्या था? देख सकते हैं, तीसरा तुलु और चौथा क्या था? अराबिडु। तो इसको फैक्ट को याद करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम कंप्लीट रूप से है जो आपका डिस्कशन कराते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन को टिक करते जा रहे हैं। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो विमान है, विमान। यहाँ मंदिर के ऊपर इस तरह से है जो बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गोपुरम क्या है? तो गोपुरम है जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल है उसमें है जो इसको प्रयोग किया जाता है, गोपुरम का। ठीक है। और चोल की बात करें तो चोल के वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। और जो साउथ में जो राजराज प्रथम के द्वारा, राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, कहाँ पे? तो ये थंजावुर में, या थंजौर जिसे बोलते हैं। और ये थंजौर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है। और ये शिव भगवान का मंदिर है। किसका है? तो शिव भगवान का मंदिर है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है, राजेंद्र प्रथम की बात करें तो राजेंद्र प्रथम ने है जो कौन सा एक नागलापुरम है जो शहर बसाया था, नागलपुरम शहर बसाया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का, तो अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भागलपुर बिहार में है। ठीक है। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ठीक है। और वही नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा में है। और इसका स्थापना किया था कुमार गुप्त ने। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित घटना को सुमेलित करना है। तो बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या है जो किसने, कब हुई थी? तो ये वर्ष पूछा है। तो 1659 में, 1659 में। और शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला किया गया था 1663 में। ठीक है। और सूरत की पहली लूट हुई थी कब? 1670 में। और सूरत की, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा सूरत की पहली लूट 1664। और सूरत की दूसरी लूट हुआ था, इसको मिला लीजिए यहाँ पे, सूरत की दूसरी लूट हुआ था 1670 में। यहाँ पे ऑप्शन चेंज है। ठीक है, इस तरह से मिलान कर सकते हैं। और सूरत, जहां तक मराठा साम्राज्य की बात करें तो उसकी राजधानी कहाँ था? रायगढ़ था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और इसके जो मंत्री होते थे अष्टप्रधान, ये 8 मंत्रियों का समूह कहलाता था, 8 मंत्री का समूह मराठा में। ठीक है। और वही अष्ट दिग्गज की बात करें, अष्ट दिग्गज कहाँ था? तो ये तेलुगु में, ये जो कृष्णदेव राय के समय था, 8 तेलुगु कवि। ठीक है, तेलुगु कवि का समूह था। ठीक है। और सूरत कौन सी नदी पे है? तो ये ताप्ती नदी पे है। ठीक है, कहाँ? गुजरात में। 5 नंबर प्रश्न है कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो यह हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं फोर्ट है। ठीक है, हुमायूं। और 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है, इसमें कौन हारा था? तो हुमायूं हार गया था किससे? शेरशाह सूरी से। और ये 1539 में कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है।
और बात करते हैं अगले, तो बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था, तो इसमें शामिल था आरिज मुमारिक, वजीर, दीवाने इंसा भी शामिल था, लेकिन सद्र उस सुदूर इसमें शामिल नहीं था। चरक संहिता, जिसको चरक ने लिखा है, इसमें कितने अध्याय और खंडों में यह विभाजित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 अध्याय और 8 खंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये एवी ठक्कर के द्वारा। एवी ठक्कर के द्वारा है जो भील सेवा मंडल की स्थापना की गई। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे, 10th गुरु, और उनके बाद थे जो है गुरु ग्रंथ साहिब है, जो इन्हीं को मान के है जो आराधना की जाने लगी। अब बात करते हैं 5वां गुरु कौन था, तो अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव। और चौथा गुरु कौन, तो रामदास। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है क्या कौन सा सही है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो पारमस्टन था। ठीक है, पारमस्टन था, ये स्टेटमेंट सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। यह भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग उस समय प्रथम वाइसराय के रूप में काम किया था, फर्स्ट वाइसराय के रूप में किया था आफ्टर है जो 1857 रिवोल्ट। इसके पहले क्या था, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता कौन था, तो WH रसूल था। तो ये भी स्टेटमेंट तीनों यहाँ पे सही सही दिया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है, तो आनंद मठ लिखा है। ठीक है, और यह कब लिखा गया है, तो यह भी याद रखना है, मिलान करने के लिए पूछ सकता है, 1882 में। और यहीं से है जो आनंद मठ से ही है जो वंदे मातरम निकाला गया है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। और सन्यासी विद्रोह का भी इसमें है जो जिक्र किया गया था। ठीक है, और देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो शांति निकेतन की स्थापना किया था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और उनके कुछ प्रमुख पुस्तक है, जैसे कि गोरा, पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि, सॉरी क्या है, तो गीतांजलि एक है, जिसे 1913 में इसके लिए लिखने के लिए साहित्य के क्षेत्र में एशिया में सबसे पहला है जो नोबेल प्राइज दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज दिया था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, तो महात्मा गांधी की यह कथन है। तो महात्मा गांधी की और भी किताब के बारे में, जैसे कि हिंद स्वराज, ये कब लिखा गया, तो 1909 में। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं, तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में ये इसका है जो रचना किए थे। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट किए थे। भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं कि मूक नायक, एक मूक नायक पत्रिका है जो इन्होंने प्रकाशित किया था। जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी, भारत की खोज। और 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का है जो लाहौर अधिवेशन में हुआ था, इसने ही मुद्दा को उठाया था। और फिर 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा है जो फहराया गया था। सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को। इसकी घोषणा है जो किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, जबकि लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो लोकमान्य है जो तिलक को कहा जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं कि एन एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इन्होंने सच के ऊपर है जो किताब अपने लिखा था, सच के प्रयोग। ठीक है, महात्मा गांधी ने लिखा था। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को।
और उस समय जो गवर्नर जनरल था कौन था, तो लिनलिथगो था। क्या हुआ था उसी रात में है जो ऑपरेशन जीरो आवर, जैसे 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा है जो बॉम्बे के गोवालिया टैंक था, गोवालिया टैंक मैदान था, वहीं पे है जो इसने नारा दिया था कि अब है जो आगे बढ़ो, करो या मरो, ठीक है। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उसी दिन उसी रात में है जो क्या हुआ, ब्रिटिश सैनिकों ने है जो अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, नजरबंद कर लिया। जैसे कि गांधी जी को है जो गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस पुणे में रखा गया था नजरबंद करके। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुआ था, तो यह हुआ था कहाँ, संयुक्त प्रांत में, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस में, ठीक है, जैसे यूपी के क्षेत्र में। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज की किस वर्ष लिखी गई, तो 1909 में लिखी गई, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई, उसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, हालांकि अभी है जिसमें रिफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो 1860 में कौन था, तो कैनिंग था, ठीक है। कौन था, कैनिंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका 1833 में ये है जो 1828 से 1833 तक रहा, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है। और फर्स्ट वाइसराय कौन था, ये था लॉर्ड कैनिंग, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो ये कौन था, ये लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है। और लॉर्ड मैकाले ने 1835 में है जो मैकाले मिनट्स लाया, जिसके तहत इंग्लिश को यहाँ पे प्रमोट किया गया भारत में। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को है जो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया है, आंसर इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी जानते हैं कि भारत की राष्ट्रपति अभी कौन है, तो ये द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू कौन है, तो ये फर्स्ट ट्राइबल वीमेन, ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल वीमेन प्रेसिडेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये कहां से, मयूरभंज ओडिशा, मयूरभंज ओडिशा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये इसका उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, यानी कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका जिक्र किया गया है, जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में दिया गया है। और आर्टिकल 51 में ही है जो ये दिया गया है आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल इसका डीपीएसपी का 51 में ऐसा प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। तो इसको, और मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है, ठीक है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, इसमें कोई भी अगर शेड्यूल, कोई भी एक्ट इसमें डाला जाता है तो ये क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसमें है जो संवैधानिक जो क्या संवैधानिक संशोधन से बचने के लिए है जो इसको 9th शेड्यूल में ऐड किया जाता है कोई भी कानून को, ठीक है। और हम देखते हैं सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 18 का हो जाएगा, मिला लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए सुंगलू समिति की है जो गठन की गई थी, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। एक साधारण विधेयक यानी कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है, उस पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है। यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है, तो यह 6 माह तक रख सकता है। जनहित याचना, इसको बोलते हैं पीआईएल, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। और इसको सबसे पहले कहाँ से लाया गया, तो ये अमेरिका की देन है, ठीक है। और ये उस समय जो पीएन भागवती, ठीक है, पीएन भागवती के द्वारा उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, उसी के द्वारा है जो इसमें इंप्लीमेंट भी, इसमें है जो प्रोविजन लाया भी गया था। इसमें है जो जनहित याचिका है जो किसी व्यक्ति के द्वारा है जो अभियोजित की जा सकती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 243 डी हो जाएगा। जानते हैं कि पंचायती राज संस्थान सबसे पहले है जो 2 अक्टूबर 1959 में कहाँ पे, तो नागौर, कहाँ, राजस्थान में सबसे पहले आया था। उसके बाद दूसरा जो पंचायती राज व्यवस्था बना था कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में आया था, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसमें टोटल सब्जेक्ट कितना है, विषय कितना है, तो 29 विषय है। जबकि म्यूनिसिपालिटी जो नगर निगम है उसमें कितना है, तो उसमें कितना है, तो 18 विषय है। और जो मिनिमम पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने का उम्र कितना है, तो 21 वर्ष है, इसको भी ध्यान रखना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है, तो कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टान, ठीक है, मेटामॉर्फिक चट्टान। इसमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण ये मेटामॉर्फिक चट्टान बनाए जाते हैं। और ये इग्नियस रॉक या अवसादीय रॉक इसी को है जो तोड़ मरोड़ के भी बनाया जा सकता है, ठीक है, कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान में कोई भी फोसिल्स नहीं होता है, यानी कोई भी इसमें है जो जीवाश्म प्राप्त नहीं होता है। जबकि अवसादीय चट्टान यानी सेडिमेंट ये लेयर बाई लेयर होता है, जिसमें है जो एक पौधे, इसमें पौधे कीड़े मकोड़े या जानवर है जो मर जाते हैं, उसके बाद है ये मर के वहां पे उसका पपड़ी बन जाता है, जिस कारण से दूसरे लेयर पे इसका जमते चल जाता है, जिस कारण से यहाँ से पेट्रोल गैस या वही है जो बन जाता है। और वो है जो लेयर बाई लेयर है, यहाँ पेट्रोल गैस यहाँ से निकाले जाते हैं अवसादीय चट्टानों से, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी कि रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं, तो 23 का आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर। और यही रिट्रीटिंग मानसून के कारण क्या होता है, तमिलनाडु में बारिश देखने को मिलता है। जबकि साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून है इधर से आता है, साउथ वेस्ट मानसून इसके द्वारा है जो पूरे नॉर्थ इंडिया और इधर भागों में है जो बारिश की जाती है। लेकिन ये साउथ इंडिया जो तमिलनाडु क्षेत्र में इस समय बारिश नहीं होती है, लेकिन जब रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटता हुआ मानसून आता है तो बंगाल की खाड़ी से हवा उठकर तो ये तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति बना देता है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे अवस्थित है, तो 24 का आंसर हो जाएगा लघु हिमालय यानी कि जो छोटे हिमालय है उसमें है पीर पंजाल श्रेणी। कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग है किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है मानसून पूर्व वर्षा के लिए आम्र वर्षा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आम जो मानसून पहले आम का जो मंजर होता है उसी पे जो उस समय बारिश होने की संभावना होती है उसी को बोलते हैं मानसून पूर्व वर्षा, आम्र वर्षा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन एंड रोटेशन लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रमा हो जाएगा। क्या होगा, चंद्रमा हो जाएगा। जानते हैं कि चंद्रमा लगभग 28 या 29 दिन में 29.5 दिन में है जो लगभग पूरी तरह से परिभ्रमण और परिक्रमण के समान लगभग समान अवधि को पूरा करता है। अगला प्रश्न है कि यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसमें मिलार्ड अभिक्रिया होती है। कौन सा, इसको फैक्चुअल है, इसको याद रखना है, मिलार्ड अभिक्रिया। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो यह गामा तरंग में होती है, यानी गामा वेव्स में होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष यानी कि रेनबो का निर्माण होता है, ठीक है, रेनबो का निर्माण। और आपको हमेशा याद रखना है कि रेनबो हमेशा है जो सूर्य, जैसे सूर्य इधर है तो इसके अपोजिट में ही है जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग के कारण यहाँ परावर्तन, परावर्तन और परिकिरण तीनों प्रोसेस में लागू होता है। 30 नंबर, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें केवलर किया जाता है। और यह दरोगा 64 पोस्ट मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है इसके लास्ट ईयर। अगला प्रश्न, प्रति उध्र्वपातन यानी कि एंटी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड है जो गैस बन जाता है। अब गैस सॉलिड जब बनता है तो इसको एंटी सब्लाइम बोलते हैं या डिपोजिशन बोलते हैं। तो यह गैस क्या बन जाता है, तो ठोस बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसका उपयोग स्वास्थ्य परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है, तो 66 बीपीएससी पीटी में शायद ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था, ठीक है। उस समय जो बिहार सरकार के द्वारा जब दारू बंद किया जाता था और बहुत सारे जो पुलिस चालकों के द्वारा है जो इसका परीक्षण किया जाता था, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपके जैसे मुंह में ऐसे डाला जाता है और फिर उसमें सांस लेने को बोलता है, सांस छोड़ने के लिए बोलता है, जिसमें है जो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला होता है। उसके कारण उसको पता लगता है कि इसने शराबी जो मैंने चालक है जो शराब पिया है नहीं पिया है। बुर्सलेसिस, बुर्सलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है, तो यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है,
तो इसमें 25 ग्राम, कितना 25 ग्राम होता है। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं, तो 35 का आंसर हो जाएगा ह्यूमस, यानी ह्यूमस की प्राप्ति के लिए। 36 नंबर, अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन रसधानी में। भोजन रसधानी में अमीबा में भोजन का पाचन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, या इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, ठीक है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। और पेड़ पौधे का जो पत्तियों का हरा रंग होता है किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हो जाएगा ऑप्शन ए 37 का। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई गई है, तो इसमें 2 धमनियां पाई जाती है गर्भनाल में। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगाटा का कार्य नहीं है, तो मेडुला ऑब्लांगाटा मुख्य रूप से रक्तदाब का नियंत्रण करता है, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करता है, उप अपचय का नियंत्रण करता है, लेकिन पेशियों के संकुचन पर यह नियंत्रण नहीं करता है। तो ये तीनों है जो इसके कार्य हैं, जबकि पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना इसका मेडुला ऑब्लांगाटा का कार्य नहीं है। ओटो वान गुएर्के 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे, तो यह वायु पंप के लिए। किसके लिए, वायु पंप, ऑप्शन बी हो जाएगा। और डीजल इंजन का बात करते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था, तो रूडोल्फ डीजल ने। और हम यदि बात करें जेट इंजन की या एरोप्लेन की बात करते हैं, तो एरोप्लेन का आविष्कार किया था किसने, तो राइट ब्रदर्स ने। और अगर हम सेफ्टी लैंप की बात करते हैं, विद्युत लैंप यहाँ पे है, ये सेफ्टी लैंप की बात करते हैं, तो इसमें सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, हैम्फ्री डेवी ने। हैम्फ्री डेवी, ठीक है। और सीधे बल्ब का यदि बात करें, तो बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। लगभग 1000 बार है जो सफलता के बाद उन्हें है जो ये सफलता मिली थी कि और बल्ब जला था, जिस कारण से आज हम बहुत सारे माध्यम से ट्यूबलाइट आ गया, और भी है जो फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्प अवधि यानी कम समय में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं, तो इसको आभासी लगान कहते हैं, आभासी लगान। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, वाशिंगटन में है, ठीक है। इसका निर्माण निम्न में से किस सम्मेलन की यह देन है, किसके द्वारा बनाया गया, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। IMF प्लस वर्ल्ड बैंक है जो बनाया गया, ठीक है। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है, हवाना है, ये भी जान रहा है। स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिनेवा, ठीक है, कहाँ, स्विट्जरलैंड। रोम कहाँ की राजधानी है, इटली की राजधानी रोम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। चिपको आंदोलन मतलब कि जब पेड़ की कटाई को रोकने के लिए वो सब क्या करते थे कि पेड़ों से ही चिपक जाते थे, ठीक है, पेड़ से चिपक जाते थे। और इसके प्रमुख नेता ऐसे माने जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आता है, तो ये टैगा, तो यह टैगा बायोम के अंतर्गत आता है। लानोज कहाँ है, तो लानोज कहाँ है, तो ये जानते हैं कि यह वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में ही है, वेनेजुएला में है, ठीक। कंपोज कहाँ है, तो कंपोज है जो ब्राजील क्षेत्र में है। और यदि पंपास की बात करते हैं, घास का मैदान, तो ये कहाँ है, तो ये अर्जेंटीना साइड है, ठीक है। और हम यदि, ठीक है, अस्टेपी की बात करते हैं, तो यूरेशिया, ये सारे घास के मैदान है, ठीक है। और फिर वेल्स कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका, ठीक है, वेल्स साउथ अफ्रीका। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सब घास का मैदान है। प्रेरीज कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और वहीं हंगरी में क्या है, हंगरी में बुस्टाज है, बुस्टाज, ठीक है, ठीक है। ऐसे हम बता दिए हैं। टुंड्रा बायोम पाए जाते हैं जो ठंडे प्रदेशों में, तो 44 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम
का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए टैगा हो जाएगा। सॉरी, जो पिछला क्वेश्चन है 44 नंबर लानोज एवं कंपोज, उसका हमने कहाँ कहाँ किया है वो तो हमने सही बताया, लेकिन इसका आंसर है जो इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय बायोम हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय बायोम हो जाएगा, इसको मिला लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है, तो इसका आंसर टैगा हो जाएगा। ठीक है, हम आगे पीछे कर दिए थे। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न देखते, 45 के बाद हम 46 नंबर की ओर बढ़ते हैं। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श भाग क्या है? तो जानते हैं कि G20 के जो 18वें सम्मेलन हुआ था, ये भी पूछ सकता है कौन सा सम्मेलन हुआ, तो 18वें नंबर का हुआ, और ये कहाँ हुआ, तो भारत में हुआ। और इसका जो आदर्श भाग था, मोटो था, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक यानी HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? तो इसका आंसर देख सकते हैं, लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता यानी कि पढ़ने की क्षमता, अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की माने कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी सही है। यहाँ स्वच्छ पर्यावरण की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये तीनों है जो इसके पैमाने हैं। गहन जिला कृषि कार्यक्रम यानी कि IADP, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी इंडियन एग्रीकल्चर इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1960 से 61 के बीच में, 1960-61। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना है जो कब की गई थी, रीजनल रूरल बैंक की, तो इसका स्थापना किया गया था 1975-76 में। किसके द्वारा? तो ये है जो RRB एक्ट आया गया था 1976 के द्वारा, इसको ध्यान रखना है। और इसमें कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता है? तो राज्य सरकार का हिस्सा होता है मात्र 15%, जबकि 35% क्या होता है, जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं, यानी कि जैसे कि चाहे वो PNB हो, चाहे तो ये SBI हो, इस तरह के, उसके पास 35% शेयर होता है। 50% किसके पास? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, और 15% इसके पास, और 35% स्पॉन्सर बैंक के पास। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नागरहोल कहाँ है? तो कर्नाटक में है। पापीकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र में है, आंध्र प्रदेश में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और वायनाड कहाँ है? तो केरल में हो जाएगा। तो इस तरह से जानते हैं कि यह जो संरक्षित है कावेरी बेसिन है, उसमें कौन कौन आता है? तो नागरहोल आ जाएगा, सत्यमंगलम आ जाएगा, और वायनाड आ जाएगा। पापीकोंडा इसमें नहीं आएगा, तो इसका आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा। इस तरह से हमने टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, और हम नेक्स्ट सीरीज में आपसे मिलते हैं। ठीक है, ये टेस्ट सेट नंबर 4 है, इसका हम 5वां सेट जल्द ही अपलोड करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।